मेरी पूरी फैमिली मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से सब लोग फिल्म इंडस्ट्री में ही है। एक्चुअली हॉरर फिल्म एक रोमांटिक फिल्म ही होती है जिसमें जो विलेन होता है वो घोस्ट होता है। जैसे मैं तेरी मेरी कहानी ही बोलूं आपको तो वो गाना इतने लोगों ने रिजेक्ट किया था पहले जब मैं सुनाता था। और हैरानी ये है कि मेरे पास वो गाना ऑलरेडी अरिजीत सिंह के ही आवाज में था जो रफ रिकॉर्डिंग था। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविशान और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी धुनों को हमने बहुत एंजॉय किया है। आज उनके पीछे का सीक्रेट भी हम मालूम करेंगे और जानेंगे कि उनका जो म्यूजिकल करियर है, इतना जबरदस्त करियर, उसका क्या सीक्रेट है, किस तरह से वो इस फील्ड में आए, बहुत कुछ जानेंगे। तो हम वेलकम करते हैं अपने शो में चिरंतन भट्ट साहब को। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। जी। अच्छा सर, अक्सर ना ये होता है कि हम लोग जब बैठ के बात कर रहे होते हैं म्यूजिक के ऊपर, तो एक जो चीज है बड़ी कॉमन लोगों का जो एक पता चलता है फीडबैक, वो ये होता है कि जो हॉरर मूवीज होती है ना, उसका म्यूजिक बहुत कमाल होता है। अब इसके पीछे क्या सीक्रेट है वो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जो आप और मूवीज देख लो और हॉरर मूवीज देख लो तो उसके म्यूजिक में ना बड़ा एक जमीन आसमान का फर्क है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं उस म्यूजिक को, लोग सालों नहीं भूलते। तो आपने जिन मूवीज का म्यूजिक दिया है उनमें खास तौर पे 3-4 नाम ऐसे हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। मतलब उसके गाने हमेशा मुझे पसंद रहते हैं और बार बार सुनने का दिल चाहता है। तो एक तो शुरुआत हम करते हैं इस बात से, फिर बाकी मूवीज पे आएंगे। मैं आपसे अलग अलग करके पूछूंगी। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपका। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से सब लोग फिल्म इंडस्ट्री में ही है। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो विजय भट्ट, वो एक पायनियर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। तो ब्लैक एंड वाइट एरा, जो साइलेंट एरा से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना सफ़र। और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई जो आज तक लोग याद रख लोगों को याद है। जैसे बैजू बावरा है, हिमालय की गोद में है, हरियाली और रास्ता है, गूंज उठी शहनाई है। तो और ऐसी ऐसी पिक्चर जो महात्मा गांधी जी ने एक ही पिक्चर देखी थी वो उनकी थी। बिस्मिल्लाह खान साहब ने एक ही पिक्चर में शहनाई बजाई थी जो उनकी थी। मीना कुमारी नाम मेरे ग्रैंडफादर ने उनको दिया था, तो और उनको लॉन्च भी किया था। तो ये मतलब वो फैमिली हिस्ट्री हमारी रही है। पर मैं एक्चुअली इसमें आना नहीं चाह रहा था। अच्छा। और मैं कुछ और ही कर रहा था। मैं मेरा जो भी कॉलेज था और मैंने सोचा था कि मैं एमबीए करूंगा और सीए करूंगा। म्यूजिक सुनने का शौक था, हल्का फुल्का गिटार बजाना सीखा था 10th क्लास के बाद। और मैं अंग्रेजी गाने बनाता था ऐसे ही फॉर फन। और फिर मैंने वो भी मतलब हॉबी के तरीके से लिया था उसको। पर फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन किया। घर पे कंप्यूटर आया, फिर किसी दोस्त ने कुछ म्यूजिक के सॉफ्टवेयर दे दिए मुझे। तो मैं उनमें थोड़ा ऐसे ही कुछ कुछ बनाने लगा और फिर ज़्यादा टाइम मुझे उसमें मज़ा आ रहा था और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कम मज़ा आ रहा था। तो फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, ये आई थिंक मुझे ये करना है। तो भी मुझे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनना था, मुझे एक्चुअली साउंड इंजीनियर बनना था। स्टूडियो में मिक्सिंग और मास्टरिंग और वो सब का मुझे शौक था सीखने का। तो उस हिसाब से मैं सीखने गया। पर जब मैं वापस आया और मैंने जॉब की तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं बोला कि शायद खुद का म्यूजिक करना चाहिए और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मतलब एक चीज जो आपके एक तो जेनेटिक्स में हो, फिर आपकी किस्मत में लिखी हो, तो वहां पे आप खिंचा के किसी तरह से पहुंच ही जाते हैं। इससे मुझे अंदाजा ये होता है, क्योंकि अक्सर लोगों का ये होता है कि हम आना नहीं चाह रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हालात बने कि वो आपको वहां पे लेकर आ गए। तो सर पहला मतलब जो आपका काम था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो कौन सा था? मैं बोल सकता हूँ मेरा पहला काम तो एक पंजाबी एक म्यूजिक डायरेक्टर है। और उनके लिए मैंने कुछ प्रोग्रामिंग किया था गानों का। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकता हूँ, पर उन्होंने मेरे में ऐसा कुछ देखा कि वो कुछ और चीज़ के लिए मुझे मिलने आए थे और मैंने ऐसे ही कुछ सुनाया होगा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए करोगे। और मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे नहीं आता, पर वो इतने पेशेंट थे और उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने किया। और जहाँ भी मैं गलतियाँ कर रहा था या कुछ
कुछ कम पड़ रहा था वो खुद कर लेते थे वो पार्ट। तो उन्होंने ऐसे करके मुझे थोड़ा थोड़ा काम देना शुरू किया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ एड्स की, फिर कुछ एल्बम के गाने किए हैं स्टार्टिंग में। तो उस तरीके से फिर सिलसिला बढ़ता गया। सही। अच्छा, जो इंग्लिश म्यूजिक की आपने बात की कि आप उस वक्त इंग्लिश म्यूजिक बना रहे थे और उसमें आपको जरा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो चीज मुझे लगता है कि साउंड, ये जो मूवीज हैं जैसे शापित है, हॉन्टेड, और इसके अलावा 1920, ये सारी मूवीज के अगर आप सॉन्ग देखें तो आपको वो एक फील आती है, मतलब कहीं पे पीछे आपको लगता है कि वो वाला, मतलब ना एक है इसमें थीम है कुछ। तो क्या ये इसी वजह से है या फिर उसकी डिमांड ही ऐसी थी उस म्यूजिक की? नहीं, उसकी डिमांड तो ऐसी नहीं थी, बट एक इन्फ्लुएंस जो एक बचपन से हम लोग हिंदी म्यूजिक तो सुन ही रहे हैं, फिल्मों के म्यूजिक, छाया गीत हो या चित्रहार हो या जो भी, मतलब दूरदर्शन के टाइम से देख रहे थे, तो उसका तो नॉलेज है ही। आजू बाजू गाने बजते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी था। पर मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश म्यूजिक में और वर्ल्ड म्यूजिक में था, तो मैं ज्यादा सुनता वो था। पर मेरे बाजू में मेरी सिस्टर्स सुनती थी हिंदी म्यूजिक, मेरे पिताजी बहुत सुनते थे, तो सुनना रहता था और कुछ कुछ गाने अच्छे भी लगते थे, पर मैं एक्टिवली नहीं सुनता था। तो दोनों का शायद मुझे एक नॉलेज अपने आप को, मैंने सीखा नहीं है, मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग म्यूजिक में नहीं ली है। तो जो भी सीखा है मैंने सुन के सीखा है, और ऑफ कोर्स ऊपर वाले की जो देन है वो है। तो वो एक बैकग्राउंड आ गया, और हिंदी का भी बैकग्राउंड था। तो जब मैंने डिसाइड किया कि करियर करना है एज अ कंपोजर, तो मुझे लगा कि इंग्लिश में तो कुछ हो नहीं सकता इंडिया में, और वहाँ फॉरेन जाके तो इतने दिग्गज लोग ऑलरेडी बैठे हैं वहाँ, तो क्यों ना हिंदी किया जाए यहाँ। तो कहीं कहीं वो इन्फ्लुएंस आ ही जाता है कहीं से, पर वो ही उसको यूनिक बनाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मेरी एक स्टाइल है कि थोड़ा वो भी इन्फ्लुएंस आता है और इंडियन का भी इन्फ्लुएंस, तो आप बता नहीं सकते कि क्या क्या है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ फ्यूजन सा है वो एक ना, मतलब जो एक गानों में फील होता है कि ये कुछ है, मतलब जो वहाँ का वेस्ट का म्यूजिक है, लेकिन उसमें साथ में एक देसी एलिमेंट भी आपको फील हो रहा होता है। अच्छा सर, ये क्या मतलब ये इत्तेफाक हुआ या क्या मामला रहा कि आपने ज्यादातर हॉरर मूवीज का म्यूजिक दिया? तो ये इसके पीछे कोई रीजन रहा था या फिर इत्तेफाक हो गया ये? ऐसा कोई रीजन तो नहीं था बेसिकली। विक्रम भट्ट जिसके लिए मैंने जो फिल्में की थी, वो एक्चुअली मेरे फर्स्ट कजिन है। मतलब काफी टाइम से हम टच में नहीं थे, और फिर मैं म्यूजिक मैंने शुरू किया करना, और मुझे जो पहली दो फिल्म थी वो पहली तीन फिल्म थी जो हॉरर नहीं थी, और EMI थी, फिर मिशन इस्तांबुल थी, एक अल्लाह के बंदे थी, ये हॉरर फिल्म्स नहीं थी। पर उसने जब गाना सुना और उसको ये गाना पसंद आया, और उसने इंक्वायर किया किसने किया, तो उसने बोला ये तो मेरे भाई ने किया है। उसने मुझे अप्रोच किया कि भाई, क्योंकि मेरा ये था कि मैं किसी से काम मांगूंगा नहीं, मैं करूंगा और फिर काम आएगा मेरे पास वैसे। तो उसने बोला अरे यार मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे नहीं बताया आपने। फिर हमने सिटिंग्स की, और फिर शापित की बात शुरू हुई। तो वो पहली पिक्चर की, और गाने उसके भी काफी अप्रिशिएट हुए, सुपर हिट गाने सारे। तो फिर उसके बाद वो हॉन्टेड कर रहे थे, तो उसने बोला, फिर मैंने हॉन्टेड की, तो उसके भी गाने अप्रिशिएट हुए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर 1920 वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, पर उनके जो फ्रेंड थे वो कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने की। तो एक लगातार वो क्विक सक्सेशन में एक साल छोड़ के एक साल छोड़ के एक साल फिल्म आई, और तीनों में मैंने म्यूजिक किया था। तो ये एक इत्तेफाक ही बोल सकते हैं कि ऐसा मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, पर हालांकि मुझे मजा आया था, बिकॉज एक एक्चुअली हॉरर फिल्म एक रोमांटिक फिल्म ही होती है जिसमें जो विलेन होता है वो घोस्ट होता है बेसिकली। उतनी जो टिपिकल हिंदी हॉरर फिल्म होती है वो एक्चुअली रोमांस है। उसमें विलेन के बदले जो एक इविल कैरेक्टर होता है या इविल स्पिरिट होता है वही विलेन होता है। तो हमेशा जो रोमांटिक फिल्म्स है उसमें स्कोप म्यूजिक का ज्यादा ही रहता है। और जो उनकी स्टाइल है, जो भट्ट जो बोलते हैं भट्ट म्यूजिक, जो महेश भट्ट, विक्रम भट्ट, उनका एक स्टाइल होता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद आता है ऐसा बनाना। तो वो एक सिनर्जी बैठ गई और गाने बन गए अच्छे।
सही। अच्छा, हॉरर में मतलब जैसे रोमांटिक गाने तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ है खास चीज जो उसको बिल्कुल अलग बनाती है उस म्यूजिक को ना, मतलब दिल पे जाके लगते हैं जितने भी आप इस तरह के गाने देखें। तो वो क्या चीज होती है, और जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें कोई खास इंस्पिरेशन, कोई खास चीज होती है, प्रोसेस क्या होता है गाने बनाने का? नहीं, प्रोसेस तो सेम रहता है। एक्चुअली क्या है कि जो आप अगर कोई भी भट्ट साहब की पिक्चरें देखेंगे, महेश भट्ट के, उनकी प्रोडक्शन की, महेश भट्ट मुकेश भट्ट जी के प्रोडक्शंस की, और विक्रम भट्ट, तो उनकी जो स्टोरियाँ होती हैं उसमें वो दर्द वाले गाने, वो रोमांस भी होगा तो एकदम प्योर हैप्पी वाला रोमांस नहीं रहता है, वो थोड़ा इंटेंस टाइप का रोमांस होता है, या उसमें हल्की सैडनेस रहती है। तो वो जो एक्चुअली हल्का जो एक सैडनेस होती है रोमांस में भी, वो एक्चुअली लोगों को ज्यादा पसंद आता है या ज्यादा डीपली टच करता है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पता नहीं, बचपन से ऐसा था कि मेरे को हैप्पी गाने सुनने इतने पसंद नहीं थे जितने मुझे सैड गाने सुनने पसंद थे, या स्लो गाने सुनने पसंद थे, या जो जिसमें एक वो हल्का एक इंटेंस नेचर होता है, तो वो मुझे हमेशा से ज्यादा अपील करता है। एकदम हैप्पी पार्टी वाले सॉन्ग्स ठीक है, मतलब वो एक स्टेट में आप होते हो, पार्टी कर रहे हो या ऐसा होता है तो मजा आता है सुनने में, बट मेरे को एक थोड़े जो दिल को छूने वाला है, थोड़ा इंटेंस, थोड़े सैड, वो ज्यादा पसंद आते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक आइडियल सिचुएशन था कि मुझे जो पसंद है वो मुझे बनाना है। तो आई थिंक आप कोई भी गाना पकड़ेंगे इन फिल्मों में से तो आपको दिखेगा कि उनके कुछ तो होता है, एक रोमांस में भी एक सैडनेस रहती है मेलोडी में, तो वो टच करती है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अच्छा, एक यूजुअली मतलब आपके पास जब एक चांस होता है ना कि आप आ सकते हैं, आप शोबिज ज्वाइन कर सकते हैं, तो लोगों का एक होता है कि चलो हम म्यूजिक तो बना रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ हमें एक्टिंग में भी आना है, मतलब कैमरे के सामने भी नजर आए। तो आपका कभी दिल नहीं चाहा ऐसा? ये अपनी मेरे को तो एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी आने का दिल नहीं चाह रहा है, बिकॉज मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, लाइक आई लाइक टू डू माय वर्क एंड डिसअपियर बेसिकली। पर तो या मतलब उस बारे में, मतलब वैसे मैं फ्रेंड्स सर्कल में मैं काफी एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू माय वर्क एंड माय म्यूजिक, मुझे लगता है कि मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ, कि मुझे काम करना अच्छा लगता है, पर उसके बाद पार्टीज जाना, ये करना, वो करना, या यहाँ दिखना, या उसमें मेरा एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो मुझे इंटरेस्ट है कि यार गाने बनाए जाए, और गाने बनाए जाए, जो भी फ्री टाइम है उसमें गाने कुछ क्रिएट करूं या कुछ नया सोचूं, तो उसमें ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता है। तो ये तो कैमरा के आगे आने का तो कभी मेरा था ही नहीं। या अच्छा सर, फिर मतलब ये तो मतलब हमने हॉरर मूवीज की बात की, उसके बाद फिर आपने जो मूवीज की हैं उसमें भी बड़े सुपर हिट सॉन्ग्स हैं, जैसे तेरी मेरी कहानी, फिर गब्बर इज बैक का बावरा मन है, और भी बहुत सारे बेशुमार गाने इस तरह के, जिनकी एक तरह से अगर देखें म्यूजिक चार्ट के हिसाब से तो वो टॉप 10 में रहे हैं, बल्कि ज्यादातर तो नंबर 1 पे रहे कई कई से तक। तो उसके अक्षय कुमार के लिए आपने बड़ा अच्छा म्यूजिक बनाया, तो उसके मतलब ये जो एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है कि आपके चार्ट पे नंबर 1 पे रह रहे हैं गाने, तो ये पहले एक्सपेक्ट किया होता है कि ऐसा हो जाएगा, या फिर बस हो जाता है? वो बस हो जाता है। कभी म्यूजिक ऐसी चीज है कि कौन कैसे रिएक्ट करने वाला है, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है इसमें। जैसे मैं तेरी मेरी कहानी ही बोलूं आपको, तो वो गाना इतने लोगों ने रिजेक्ट किया था पहले जब मैं सुनाता था। और हैरानी ये है कि मेरे पास वो गाना ऑलरेडी अरिजीत सिंह के ही आवाज में था, स्क्रैच उसका जो रफ रिकॉर्डिंग था, जो उसका ही बना। जब वो रफ गाने आए थे मेरे वहां, तब उसने गाया हुआ था, वो भी एक स्क्रैच उसका भी। तो इतने लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है वो गाना, पर फाइनली जब आया तो लोगों ने इतना पसंद किया। तो कहीं मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे ही एक फिल्टर है जो डिसाइड कर रहा है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा बात। पर शायद जो नहीं आ रहा है वो भी लोगों को सुनना है या सुनना पसंद हो सकता है, पर वो कहीं फिल्टर हो जाता है। तो ऐसा तो कितना अच्छा म्यूजिक है जो अभी तक बाहर आया ही नहीं है, बिकॉज वो किसी के मतलब इंडस्ट्री में ना कि आपका गाना अगर किसी के जैसा लगता है या किसी और हिट सॉन्ग के जैसा है, तो आपको ज्यादा जल्दी वो ब्रेक मिल जाएगा, वो गाने आने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ ये गाना ये वो हिट सॉन्ग जैसा लग रहा है। तो पर अगर आपका गाना अलग है या अलग खड़ा रहता है, भले अच्छा हो, तो एक जो पहले के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में एक सेंस थी, या आजकल की भी एक तो
प्रोड्यूसर्स है जिनको वो म्यूजिक की सेंस है, अगर नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाते, कि उनको समझ में नहीं आता कि लिया जाए या ना लिया जाए, तो एकदम डिफरेंट, ऐसा कुछ और है नहीं। तो ये एक बात हो जाती है। तो एक्चुअली कोई गारंटी ही नहीं है क्या चलने वाला है क्या नहीं चलने वाला है, उस पर हम सोच के काम ही नहीं कर सकते। हमें ये करना है कि हम अपना बेस्ट दें और बाकी छोड़ दें। अच्छा सर, आपने भी बताया कि ऐसे बहुत सारे गाने हैं आपके पास जो कि एक तरह का आपका जो ना पटारा है जिसके अंदर महफूज है। तो मतलब कोई और तरीका नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में अगर नई मूवीज वगैरह में सुनाई देते हैं तो वो गाने हमें सुनने को मिले? वो अभी उसमें ही काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने गाने हैं कि और अलग अलग तरीके के गाने हैं, और अलग अलग थीम्स पे भी गाने हैं। तो बॉलीवुड में क्या होता है कि गिन चुन के 5-6 थीम्स होती है। एक तो सैड सॉन्ग होता है, बेवफाई या कुछ जुदाई का गाना होता है, या फिर एक रोमांटिक गाना होता है, पहला प्यार या प्यार हो गया। फिर एक पार्टी सॉन्ग होता है, या देशभक्ति का सॉन्ग होता है। मतलब ये सावन का ही गाना एक होता है। एक सावन सावन तो की अभी थीम भी है। ज्यादा एल्बम्स में आता है, बिकॉज फिल्म में हम्म। वो सिचुएशन सावन की हो या ना हो, हम्म। तो एक हाँ मतलब सावन का गाना है या जो भी है वो। तो ये कुछ 5-6 ही थीम्स है जिसमें सब गाने सिमट के रह जाते हैं लिरिकली। पर ऐसे और कभी कभी ऑफ कोर्स कोई एक फिल्म में अलग सिचुएशन होता है या कुछ होता है तो गाना बनता भी है उस हिसाब से, बट वो रेयर है। आप ऐसे बनाओगे नहीं, बिकॉज जब तक कोई सिचुएशन आती नहीं आप ऐसा कोई गाना बनाओगे नहीं। तो पर कभी कभी ऐसे होते हैं जो फिल्मों में नहीं आ सकते हैं, या कुछ ऐसा हो, तो ऐसे भी कई गाने हैं कि जो कुछ बात कह रहे हैं, बहुत ही एक पर्सनल सी बात हो रही है जो हम फील करते हैं, हमने गाना बनाया उस पर। अभी वो कहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसा कोई पिक्चर आएगा नहीं आएगा, हम वेट तो नहीं कर सकते। तो अभी क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट जो एक म्यूजिक सीन है इंडिया में भी, वो अभी काफी सालों से अभी बढ़ ही रहा है और बढ़ता जाएगा मेरे हिसाब से। और अभी जो बॉलीवुड में है वो वहां से आर्टिस्ट पकड़ रहे हैं और वहां से गाने पकड़ रहे हैं, जो वहां हिट हुए वही गाने वो लेके वापस अपने फिल्मों में डाल रहे हैं। तो अभी काफी अपॉर्चुनिटीज है, यूट्यूब पे आप अपने गाने डाल सकते हो। पर वहां बात वहीं सिमट के आ जाती है कि भाई आप प्रमोट कर पाओगे गाना कि नहीं कर पाओगे, आप कितना खर्चा करोगे, वीडियो बनाओगे नहीं बनाओगे, और अगर आप वीडियो बनाओ तो कितने बना पाओगे, बिकॉज इतने रिटर्न्स इमीडिएटली तो है नहीं। क्योंकि म्यूजिक आपका चल भी सकता है ना भी चल सकता है। आप 10 गाने डालो तो आपका 10वां गाना हिट हो सकता है, जिसकी वजह से फिर और 9 आपके पहले वाले गाने सब लोग सुनेंगे। तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यही है कि मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ आया था अपनी जो एक टैलेंट है या वो एक्सप्रेस करने के लिए, कि मेरे में म्यूजिक का एक जरिया दिया है ऊपर वाले ने कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊं, तो मुझे वो करना है, फिर उससे जो भी हो वो होगा। और आज तक अच्छा हुआ है और आइंदा भी मैं सोचता हूँ अच्छा ही होगा। पर ये है कि मैं ये ना सोचूं कि क्या होने वाला है, कुछ आने वाला है, मैं कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, ये होगा वो होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं। इनफैक्ट ये फ्रीडम देता है आपको इंडिपेंडेंट म्यूजिक, कि आपको जो करना है विदाउट अप्रूवल आप करो। क्योंकि फिल्मी गानों में क्या होता है, आप गाना बनाते हो फिर वो अप्रूव होगा, या तो डायरेक्टर अप्रूव करेगा, उसके बाद प्रोड्यूसर भी अप्रूव करना चाहिए, फिर एक्टर को भी अप्रूव करना है। तो ये सब अप्रूवल्स के बाद गाना बनता है। और कभी कभी आपका गाने में वो लोग चेंजेस करवाते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लगा, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो कुछ गाना कुछ होता है और कुछ बन जाता है। तो आपके कंट्रोल में है नहीं चीजें, तो फिर उनका आउटकम भी आप जो होगा आपको, मतलब आपने वो गाना जो आपको निकालना था वो निकाला नहीं, आपने कुछ और ही निकाला है जो आपको नहीं निकालना था ऐसे, पर वो कंपल्शंस की वजह से निकलता है बाहर। तो इसमें क्या होता है कि आपको फुल फ्रीडम है कि आपको जो निकालना हो, जैसे निकालना हो, जो बनाना हो, जिसके साथ बनाना हो, आप निकाल सकते हो। और बहुत ऑडियंस है जो अप्रिशिएट कर, अच्छा गाना है तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगा, भले वक्त लगेगा पर पहुंचेगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि अभी का जो दौर है ये वाला, उसमें अभी मुझे भी अपॉर्चुनिटी है कि इतने गाने जो मेरे पड़े हैं, जो मुझे पता है कि फिल्म में तो कोई लेगा नहीं, बिकॉज या तो वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है या उसके थीम्स अलग है, एक्सपेरिमेंटल है। तो वो अभी मैं उन पे काम कर रहा हूँ कि वो निकले और लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, हम इंतजार भी करेंगे उसका कि वो आए म्यूजिक। तो डेफिनेटली वो कुछ वो होगा जो आपके दिल से डायरेक्टली निकला है और जिसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा सर, मतलब आपके गानों की एक खास बात और भी है कि उसके लिरिक्स बहुत कमाल होते हैं।
तो उस पे कुछ खास आपका जो कंसंट्रेशन होती है, फोकस करते हैं आप इस बात पे? बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं मेरे लिरिसिस्ट जितने भी हैं उनके नाक में दम करता हूँ मैं। मतलब वो लोग बोलते हैं कि कोई और इतने चेंजेस या सवाल नहीं पूछता है। हम जब गाने भेजते हैं तो वो ऐसे ले लेते हैं, सोचते नहीं है। पर मेरा ये है कि बचपन से मेरे को पोएट्री का भी काफी, लिटरेचर और पोएट्री का शौक रहा है। तो भले मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं लिख पाऊं, आपकी पर हिंदी बहुत एक, अच्छी है, आपसे नहीं बात मतलब करके। ठीक हाँ। ठाक है। पर जो एक लिखने के लिए जो जितने शब्दों का आपको नॉलेज होनी चाहिए उतना मेरे पास है नहीं। तो पर पोएट्री की जो सेंस है, वो तो लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो आप इतना तो समझ सकते हो कि पोएट्री अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे मैं अभी काफी मुशायरा भी सुनता हूँ, जब फ्री टाइम रहता है तो मुशायरा लगा देता हूँ मैं। तो काफी, इतना उर्दू तो मुझे आता नहीं है, पर एक थॉट समझ में आ जाता है कि एक थॉट क्या है। कुछ लाइन में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझे शायद समझ में ना आए, बट ओवरऑल मुझे वो शेर जो बोला जा रहा है या पढ़ा जा रहा है उसका मुझे थॉट समझ में आ जाता है, और मैं कहता हूँ कि यार कितना ब्यूटीफुल थॉट है ये। तो ये जो पोएट्री का शौक है मुझे, तो मैं जब भी लिरिक्स आते हैं तो मैं पहले बैठ के पढ़ता हूँ उसको कि सही जा रहा है कि ऐसे ही कुछ कुछ लाइंस। कभी कभी क्या होता है कि थॉट रिपीट होते रहते हैं गाने में, वही बात चल रही है, आगे नहीं बढ़ रहा है थॉट, भले अलग अलग लाइन से आ रहा है। तो वो मैं उनसे करेक्ट करवाता हूँ कि ये क्या हुआ भाई, ये यहीं चल रहा है, यहीं घूम रहा है, आगे क्या है। अगर मुखड़े में ये था तो अंतरे में क्या स्टोरी आएगी, फिर इसमें क्या स्टोरी है। अगर वो स्टोरी बराबर तरीके से चल रही है तो उसमें मेरा ज्यादा फोकस रहता है। जैसे अभी की एक बात बता रहा हूँ कि अभी एक गाने पे मैं काम कर रहा था, और उसमें जो एक सेकंड अंतरा था उसमें 6 दिन लग गए उसको कंटिन्यूअस चेंज करवा 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 के उसने कुछ 25 बार लिखा होगा वो। फिर जाके हमने फिक्स किया कि यार, फिर उन्होंने भी बोला कि भाई अच्छा हुआ आपने ये किया, क्योंकि अभी मुझे भी लगता है कि पहले जो मैं लिखा था अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कि मैं क्यों वो लिख रहा था अभी मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्यों वो लिखा, कि ये अभी अच्छा लग रहा है, इससे ऊपर ये लग रहा है। तो मेरा बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है लिरिक्स में। और आपके इसलिए कौन मैं है लिरिसिस्ट? जो मेरे फेवरेट है वो अभी रहे नहीं, मेरा ड्रीम था उनके साथ काम करूं। एक थे आनंद बख्शी, तो नहीं जानता उनको, पर सिंपल लैंग्वेज में अच्छी पोएट्री करते थे वो, बहुत ही सिंपल जो सबको समझ में आए। तो आनंद बख्शी जी थे, गुलजार जी है, कभी मौका मिले तो उनके साथ काम करना चाहूंगा। बाकी मैं जिनके साथ काम करता हूँ अभी, जैसे मनोज यादव है, मुझे लगता है कि वो भी मेरे जैसे बहुत इंट्रोवर्ट और कुछ काम ही करते हैं, बट जो भी करते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हैं, और वन ऑफ माय फेवरेट है। फिर एक जुनैद वसी है जिन्होंने उसका ही बना और सब गाने लिखे थे, तो वो भी मेरे बहुत अजीज और फेवरेट राइटर्स में से है। शकील आजमी जी है, काफी मुशायरा भी पढ़ते हैं, तो वो भी मेरे लिए लिखते हैं। तो ज्यादातर इनके साथ ही मेरा काम होता है, और अभी कुछ कुछ नए लिरिसिस्ट के साथ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इन टाइम अभी आप देखोगे कि उनके साथ भी मेरे गाने आएंगे। तो ये बेसिकली मेरे फेवरेट्स हैं। अच्छा सर, जब म्यूजिक की बात आती है ना, तो म्यूजिक में हमेशा ये होता है कि बॉलीवुड म्यूजिक हो या कुछ भी, तो पाकिस्तान का नाम लाजमी आता है। पाकिस्तान के सिंगर्स जो हैं वो पसंद किए जाते हैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड में। आप अगर जैसे इन फ्यूचर कुछ ऐसा बनता है, हालात सही होते हैं, तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे पाकिस्तान में? राहत जी के साथ। इनफैक्ट अभी बीच में मेरी बात भी हुई थी उनके मैनेजर के साथ, कुछ गाने उनको मेरे पसंद भी आए, पर वही है कि कुछ रीजंस की वजह से अभी वो हो नहीं पा रहा है। तो वो है, फिर ऑफ कोर्स आतिफ असलम है, ही इज वेरी गुड। अली सेठी जी है, मतलब ही इज आल्सो वेरी गुड। फिर मोमिना मुतिसान, मुझे पता नहीं वो अभी गा रही है इतना, इतने गाने अभी। फिर और कौन सा, एक वजी फारूकी भी है जिसने मेरे लिए एक गाना गाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अच्छा गाता है, पर अभी मैंने कुछ रिसेंटली उसका काफी टाइम से मैंने सुना नहीं है। तो ये सब मतलब वहाँ भी काफी मतलब सब अच्छे आर्टिस्ट है।
और अभी नए नए आए हैं बट ज़्यादा हिप हॉप वाले हैं या ये वाले हैं, तो वो अभी मैं ऐसा म्यूजिक बनाता नहीं हूँ। हम्म। बनाना पड़े तो बनाऊंगा बट तो ये जैसे ये तो मेरे ऑफ कोर्स टू डू लिस्ट में है ही कि राहत जी के साथ करना है, आतिफ के साथ करना है, तो इनके साथ करना है मुझे। जबरदस्त सर, आप बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। आपका जो म्यूजिक है वो बिल्कुल एक ना यूनिकनेस है उसके अंदर। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ उन गानों की फरमाइशें बहुत आती हैं, और जैसे मैं कह रही हूँ आपका म्यूजिक वो है जो पुराना नहीं होता। उसकी सबसे खास बात ये है कि वो हमेशा जब भी आप सुनो ना तो वो लगता है कि सदाबहार है, एवरग्रीन। तो ये आपकी म्यूजिक की खासियत है सर। सर जब भी आपका नया म्यूजिक आता है, नया प्रोजेक्ट आता है, तो प्लीज हमें जरूर याद रखिएगा। हम आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे। आपका म्यूजिक बहुत सुना डेफिनेटली। था, लेकिन आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आखिरी दफा नहीं होगा, हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। नहीं, थैंक यू। और मैं आपको ज़रूर याद रखूंगा, और आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके थ्रू, सर आपके आपका बहुत लिसनर्स और शुक्रिया। व्यूअर्स से मैं अपनी बात शेयर कर पाया। और तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। सर और सर मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, जो मेरे इतने फेवरेट गाने और वो सबका आपने म्यूजिक बनाया हुआ है, तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर जितने भी आपके फैंस सुन रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। यही कि काफ़ी टाइम से मैंने अभी कुछ नया म्यूज़िक मेरा आया नहीं है, तो अभी यही है कि मैं बहुत चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ अभी, और फिर जब आएंगे तो साथ में एक साथ बहुत चीज़ें बाहर आएंगी। तो मैं उनसे आपके थ्रू इतना ही कहूँगा कि इंतज़ार करें, और बहुत अच्छा म्यूज़िक आने वाला है। और जैसे उन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करें, और उनका प्यार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग टू देम। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर अनकरीब दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।